नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें अपन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेजेस कर रहे थे। तो इस यूनिट का हमारा एक पार्ट पहले आ चुका है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो अभी तक आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट जो लेसन हुआ था हमारा, उसमें हमने दोस्तों दो जो प्रिंसिपल थे वो कवर कर लिए थे। तो आज हमारा तीसरा प्रिंसिपल है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है साथियों कि कोई भी चीज़ अपन को क्लास में किस तरह से प्रेजेंट करनी है। अपन मटेरियल सब तैयार कर लिया, अपन ने ग्रुपिंग कर ली, सीक्वेंसिंग कर ली, लेकिन अब अपन को उसे प्रेजेंट करना है क्लास में, तो उसके बारे में है ये। देखिए इसमें क्या है, इट मीन दैट स्टूडेंट इंट्रोड्यूस विथ लेसन एज वेल एज फोकस ऑन सुटेबल एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम फॉर लेसन्स। यानी कि इसमें बच्चे को अपन जो मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, जो लेसन अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए क्लास में अपन को सूटेबल एटमॉस्फेयर वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। कुछ भी अपन को वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। अपन जब लेसन बनाते थे तब भी अपन को कहा जाता था कि कक्षा में कोई भी लेसन देने से पहले एक बार उसको वातावरण निर्माण करना चाहिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए उसका लेसन से संबंधित, ताकि क्या उस बच्चे की रुचि बनी रहे उसमें और वो समझ पाए कि अपन क्या पढ़ेंगे आज। तो उसके लिए इन दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट दे आर फॉलोइंग। इस प्रिंसिपल में किस किस एस्पेक्ट्स पर अपन को फोकस करना चाहिए वो ये दे रखे हैं, अपन पढ़ते हैं। अभी देखो, फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट कौन कौन से है। फर्स्ट, मॉडल रीडिंग बाय टीचर। तो सबसे पहला तो टीचर मॉडल रीडिंग करके, यानी कि बच्चों के सामने कुछ पढ़कर उन्हें सुनाकर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, वातावरण का निर्माण कर सकता है। दूसरा, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल यानी कि बच्चों से बुलवाकर कुछ शब्दों का या कुछ ऐसे सेंटेंसेस का प्रोनाउंसिएशन करके बुलवाकर वातावरण निर्माण कर सकता है। तीसरा है अलाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। बच्चों के द्वारा जोर से बुलवाना, कक्षा में अपन करवाते हैं ना अलाउड रीडिंग, तो बच्चों के द्वारा जोर से बुलवाकर अपन वातावरण का एक निर्माण कर सकते हैं। या फिर टीचिंग एड्स का यूज़ करके, टीचिंग एड्स TLM जो होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनका यूज एड्स का यूज़ करके अपन वातावरण निर्माण कर सकते हैं। फिर चौथा है, नेक्स्ट है पांचवा, आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू लेसन। अपन बच्चों को कुछ प्रश्न पूछकर भी निर्माण एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं उस टॉपिक से, उस लेसन से संबंधित प्रश्न पूछकर। फिर चौथा है कोरल रीडिंग बाय स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के साथ ग्रुप में बुलवाकर, जो समूह में बुलवाकर या कुछ राग में बुलवाकर, ऐसा करके अपन ऐसी एक्टिविटी करवा के अपन जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके, कोई कहानी सुनाकर, कोई कविता सुनाकर, कोई ऐसे इमेजिनेशन करवाकर, ऐसा करके अपन कैसे भी लोकल उदाहरण देकर भी अपन वातावरण का निर्माण कर सकते हैं क्लास में। तो कोई भी मटेरियल प्रेजेंट करने से पहले अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसको किस प्रकार से अपन को प्रेजेंट करना है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। अब है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। तो द फोर्थ मेन सब डिवीजन ऑफ द फ्रेमवर्क, द फोर्थ मेन सब डिवीजन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टेस्टिंग। जो टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो शिक्षण का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है वो है टेस्टिंग है। अपन सब कुछ कर लेंगे लेकिन अपन टेस्टिंग नहीं करेंगे तो अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन ने जो किया है, अपन के जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है। अब ये लाइन जो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एम्प्लॉयड टू नो दैट टीचर हाउ फार हिज टीचिंग इज इफेक्टिव। टेस्टिंग से एक टीचर को पता चलता है कि उसकी जो टीचिंग थी वो कितनी इफेक्टिव हुई है, कितना उसने अपनी उद्देश्यों को उपलब्ध कर लिया है, कितनी उसने जो वो चाहता था वो उससे कितना मिल चुका है, ऐसे उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं है, वो सब टेस्टिंग से ही पता चलेगा।
हर चीज़ की टेस्टिंग जरूरी होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी टेस्ट जो है महत्वपूर्ण चीज़ है एक। तो लैंग्वेज टेस्ट शुड बी केयरफुली डिजाइन कीपिंग इन व्यूज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब जो लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं वो बहुत ही केयरफुली ढंग से डिज़ाइन करने चाहिए, और डिज़ाइन करते समय हमें ये कुछ जो क्राइटेरिया है इनको ध्यान में रखकर डिज़ाइन करना चाहिए। कोई भी टेस्ट डिज़ाइन करेंगे अपन ऐसे उठा के हर कुछ नहीं पूछ सकते हैं, उसको इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन करना होगा। देखिए क्या है क्राइटेरिया, हम ग्राफिकल वे में देखते हैं। तो जो क्राइटेरिया है यह क्राइटेरिया, इसमें फर्स्ट चीज़ आ जाएगी आपके प्रैक्टिकलिटी। फर्स्ट प्रैक्टिकलिटी, तो कुछ किसी प्रैक्टिकलिटी का मतलब है किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। एक टेस्ट में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए बच्चे का, तो उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वो तैयारी करता है उसी हिसाब से उसका उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। चौथा है दूसरा है रियलेबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। टेस्ट की में विश्वसनीयता होनी चाहिए, बच्चे को विश्वास होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए उस टेस्ट पर, भरोसा होना चाहिए उस टेस्ट पर। फिर तीसरा है एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, यानी कि उस टेस्ट का जो है वो उसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब उस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप होनी चाहिए। अपन कह सकते हैं कि उसमें एक अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए उस टेस्ट की, नियमानुसार टेस्ट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हर कुछ पकड़ दिया कागज में लिख के ले आना, ऐसा नहीं, उसको सिस्टमेटिक होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, उस टेस्ट की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न है उसके चार उत्तर आ रहे हैं, ऐसा नहीं, सटीक प्रश्न होने चाहिए जिसमें अपन को पता चल सके किसको कितना आ रहा है। सटीक प्रश्न, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कोई भी एक सही उत्तर, किसी भी प्रश्न का एक एग्जैक्ट उत्तर ही उसकी ऑब्जेक्टिविटी होता है। फिर है वॉशबैक, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। वॉशबैक जो पूरा अपन पढ़ा लेते हैं उसके लास्ट में जो होता है पूरा एक बार रिवाइज होता है एक तरह से, उसको वॉशबैक टेस्ट कहेंगे अपन। फिर है ऑथेंटिसिटी, तो एक व्यापकता, जैसे अपन ऐसा कुछ बोलते हैं, ऑथेंटिक होना चाहिए वो, सही नॉलेज सही जो होनी चाहिए उसमें, जो टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस वगैरह वो एकदम सही होने चाहिए, बच्चा कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उससे। तो ये सब सारे पॉइंट जो है हमें कोई भी टेस्ट बनाने से पहले ध्यान में रखने होते हैं। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। फर्स्ट अचीवमेंट टेस्ट, हाउ मच ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कोर्स हैज़ एक्चुअली बीन मास्टर्ड। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो बच्चे की अचीवमेंट देखता है कि अपन ने जो कोर्स पढ़ा है उसमें से कितना उस बच्चे ने पढ़ लिया है, कितने कोर्स पर में उसमें उसने मास्टरी कर ली है। फिर दूसरा जो होगा वो होगा प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, हाउ मच ऑफ इट ही विल लर्न, उसमें से कितना वह पढ़ेगा, कितना उसने पढ़ लिया है, उसमें से अपन ने जो पढ़ा है उसमें से कितना उसने पढ़ लिया है, ऐसा नॉलेज ज्ञान करने के लिए इस टेस्ट से करता है। फिर होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में होता है व्हाट रिमेन टू बी टॉट, यानी कि इस टेस्ट के बाद अपन को पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना पढ़ाना बाकी रह गया है, क्या चीज़ हमें पढ़ानी है अब वो। और चौथा है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें हाउ मच ऑफ अ लैंग्वेज अ पर्सन हैज़ मास्टर्ड, किसी भाषा में कोई व्यक्ति कितना मास्टर हो गया है वो इस टेस्ट से पता चलेगा, प्रोफिशिएंसी। तो ये जो है टेस्ट के प्रकार थे। अब टेस्टिंग लैंग्वेज स्किल्स होती है, द 4 लैंग्वेज स्किल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। टेस्टिंग लैंग्वेज स्किल्स जो होती है वो 4 होती है, उनको 2 भागों में ऐसे डिवाइड किया हुआ होता है। तो देखिए अपन को यहाँ पर टोटल अपने 4 है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फर्स्ट है रिसेप्टिव और इनपुट, और सेकंड है प्रोडक्टिव और आउटपुट। रिसेप्टिव और इनपुट का मतलब है जो अपन ग्रहण कर रहे हैं, अपन अपने अंदर ले रहे हैं, और प्रोडक्टिव और आउटपुट का है जो अपन बाहर
दे रहे हैं। तो जो रिसिप्टिव और इनपुट होता है इसमें लिसनिंग आता है एक तो, और रीडिंग आता है। इसमें क्या होता है, लिसनिंग यानी कि अपन सुन रहे हैं, अपन ग्रहण कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं अपन। और रीडिंग है वो भी अपन पढ़ रहे हैं, अपने अंदर जा रहा है ज्ञान, ग्रहण कर रहे हैं अपन, ये दोनों इनपुट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछे भी जा सकते हैं कि प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है, आउटपुट लैंग्वेज स्किल कौन सी है, इनपुट कौन सी है, रिसिप्टिव कौन सी है, ऐसा। तो आप प्रोडक्टिव में स्पीकिंग अपन बोलते हैं तो बाहर जाता है, जो है बाहर निकलता है। तो ये जो है प्रोडक्टिव हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। और राइटिंग अपन लिखते हैं वो भी प्रोडक्टिव है, आउटपुट हो जाएगा। अब इसकी सीक्वेंस जो होती है वो सबसे पहले LSRW, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में और आगे भी आ सकता है कि 4 जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको सीक्वेंस में जमाइए तो ये हो जाएगा LSRW। आगे जिसका आएगा एक प्रिंसिपल, उसमें अपन देखेंगे। फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट। अब है फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट, इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। फॉर्मेटिव टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को क्या है, पढ़ते हुए ही उसका टेस्ट हो जाए और उसका फीडबैक भी हमें तुरंत मिल जाए। ये तुरंत होता है और शॉर्ट टर्म में होता है। और समेटिव टेस्ट, इट इज़ यूज टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट। और समेटिव टेस्ट होता है वो पूरे पार्ट के लास्ट में होता है, और फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो पार्ट में धीरे धीरे चलता रहता है, और उस पार्ट खत्म होता है तब तक टेस्ट भी होता रहता है और अपन को पता चलता रहता है। ये फॉर्मेटिव और समेटिव में डिफरेंस है। फॉर्मेटिव टेस्ट, ए फॉर्मेटिव टेस्ट इज़ वन विच इज़ गिवन आफ्टर रेमेडियल टीचिंग। फॉर्मेटिव टेस्ट है वो रेमेडियल टीचिंग के बाद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ के साथ, सब मैंने डिटेल में लिख रखे हैं ये नोट्स, आप साथ में साथ बनाते रहिएगा तो आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। अ फॉर्मेटिव टेस्ट इज़ वन विच इज़ गिवन आफ्टर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के बाद फॉर्मेटिव टेस्ट लिया जाता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ईच यूनिट, और इसका हर यूनिट का एवोल्यूशन करने के लिए बनाया जाता है। इसको हर यूनिट के लिए अलग अलग बनेगा ये एवोल्यूशन के लिए। फिर इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट फॉर मास्टरी इन कंटेंट। ये जो है स्टूडेंट्स को एक किसी भी कंटेंट में मास्टरी हासिल करने की अपॉर्चुनिटी दे देता है। फिर नेक्स्ट, एम्फेसाइज इज़ पुट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ये जो है जोर देता है ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट पर, कि अपने जो ऑब्जेक्टिव थे, अपने जो उद्देश्य थे वो कितने अचीव हुए, कितने हमको हासिल हो गए हैं। फिर नेक्स्ट, इन द फॉर्मेटिव टेस्ट द डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आर इम्पोर्टेंट, बट इन अ समेटिव टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग इज मेजर्ड। देखो फॉर्मेटिव टेस्ट में क्या होता है कि स्टूडेंट को पढ़ने में क्या परेशानियाँ हो रही है उस पर जोर दिया जाता है कि किसी बच्चे को पढ़ने में क्या परेशानियाँ हो रही है। लेकिन समेटिव टेस्ट में क्या होता है, टीचिंग यानी कि जो पढ़ाने की जो इफेक्टिवनेस था वो मेजर किया जाता है इसमें। उसमें तो पढ़ने का जो डिफ़िकल्टीज है उनको देखा जाता है, और इसमें पढ़ाने का जो तरीका है उसको मेजर किया जाता है। अब फॉर्मेटिव और समेटिव में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस जो देख लेते हैं। तो फॉर्मेटिव, द एवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव जो टेस्ट है वो पढ़ने के दौरान ही होता रहता है, बताया था आपने पहले। और समेटिव नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस बट आफ्टर इट। और समेटिव जो होता है वो पढ़ाने के दौरान नहीं होता, जब बल्कि पूरा पढ़ जाने के बाद लास्ट में होता है। पूरा पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद लास्ट में होता है। फिर फॉर्मेटिव मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ये फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो लर्निंग प्रोसेस की मॉनिटरिंग करता है। इसमें सिर्फ मॉनिटरिंग होती है, और ये इसमें जो समेटिव होता है उसमें यू असाइन ग्रेड्स, इसमें अपन ग्रेड्स देते हैं, उसमें तो मॉनिटरिंग करते हैं अपन खाली, और इसमें ग्रेड्स देते हैं। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। ये जो है वो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करता है। और ये जो है इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ये स्टूडेंट की अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट करता है। ये तो इम्प्रूव करता है और ये इवैल्यूएट करता है, ये ध्यान रखिएगा।
नोट्स बनाते रहिएगा आप, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी और समझने में। फिर ये जो है इंक्लूड लिटिल कंटेंट एरियाज, ये छोटे छोटे कंटेंट एरिया को डील करता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाया जाता है, किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स का लिया जाता है। लेकिन जो ये है इंक्लूड्स कंप्लीट चैप्टर और कंटेंट एरिया, ये पूरे चैप्टर और पूरे कंटेंट एरियाज पे लिया जाता है। ये है देखिए कंसिडर एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस, ये एवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह देखता है, ये एक एवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह देखता है। और ये एवोल्यूशन आर कंसिडर टू बिफोर ऑफ ए प्रोडक्ट, और ये एवोल्यूशन आर कंसिडर्ड टू बिफोर ऑफ ए प्रोडक्ट, और ये किसी भी प्रोडक्ट के पहले कंसिडर करता है एवोल्यूशन को। ये दोनों में मेन डिफरेंसेस थे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट, यानी कि टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग हो गया ये हमारा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोरेशन। चलिए देखते हैं इसमें। अब ऑर्डर यानी कि जो अपन पढ़ाते हैं लैंग्वेज स्किल्स, उसमें ये 4 लैंग्वेज स्किल्स जो है लैंग्वेज की मेन स्किल्स है, इनको अपन किस ऑर्डर में पढ़ाना चाहिए, ये है इसका प्रिंसिपल। तो सबसे पहले अपन कुछ भी सुनते हैं, फिर उसको अपन बोलना सीखते हैं, उसके बाद अपन पढ़ना सीखते हैं, और लास्ट में अपन लिखना सीखते हैं। यही इसका प्रॉपर ऑर्डर है, क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। इसका जो प्रॉपर ऑर्डर है LSR और W, ये इसका प्रॉपर ऑर्डर है। इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि लैंग्वेज की चारों स्किल्स का जो प्रॉपर ऑर्डर है वो बताइए, प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले अपन कुछ भी सुनते हैं, उसके बाद अपन उस सुने हुई चीज़ को बोल लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़ना सीखते हैं और लिखना सबसे लास्ट में सीखते हैं, यही रूल्स है। लेकिन ये एक जनाब है J.A. ब्राइट, इन जनाब के अनुसार LSWR सही ऑर्डर है, इनके अनुसार, इन जनाब के अनुसार। अगर क्वेश्चन आ जाए इन जनाब के अनुसार सही ऑर्डर क्या है, तो LSWR। ये कहते हैं कि व्यक्ति लिखना पहले सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है। बाकी सबके अनुसार ऊपर वाला सही है। परीक्षा में आ जाए तो ये सही होगा, और अगर इन जनाब का नाम दे रखा है तो ये सही होगा, बाकी ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल, 5th प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। चलिए मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन जो होता है वो पढ़ाई का एक अमुक हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मोटिवेशन का भी पढ़ाई में। अपन बच्चे को जब तक मोटिवेट नहीं करते वो खुद पढ़ने के लिए राजी नहीं होगा, अपन को उससे बार बार मोटिवेट करता रहना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ मोटिवेशन इज़ टू सिक्योर अटेंशन ऑफ द लर्नर फॉर लर्निंग। मोटिवेशन का पर्पज़ यही है कि बच्चे को उसकी पढ़ाई में रुचि बनी रहे, उसका जो अटेंशन है वो पढ़ाई के प्रति बना रहे, इसीलिए बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। B.F. स्किनर गिव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मोटिवेशन का प्रिंसिपल किसने दिया? B.F. स्किनर। स्पेशल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज। किसी भी विदेशी भाषा को पढ़ने के लिए स्टूडेंट को स्पेशल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लोकल भाषा तो हर कोई याद कर लेता, पढ़ लेता है, इंटरेस्ट भी रहता है उसका, लेकिन कोई विदेशी भाषा या सेकेंडरी लैंग्वेज जो होती है उसको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बच्चे को स्पेशल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए मोटिवेट करते रहना चाहिए। अब लैंग्वेज ये जो कुछ टेक्निक्स है देख लीजिए, मोटिवेशन की कुछ टेक्निक्स। अराउजिंग टेक्निक्स, फर्स्ट है अराउजिंग टेक्निक्स। इसमें क्यूरियोसिटी, बच्चे को अपन बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा करनी, कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए मोटिवेट कर करके उसको, तभी वो पढ़ेगा। सेकंड एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, यानी कि इसमें क्लियर कट गोल बता देना, बच्चे को क्लियर कट गोल बता देना चाहिए कि हम इस चीज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। हम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी उस लैंग्वेज का प्रयोग करे तो हम उसको समझ सके, बोल सके, पढ़ सके और लिख सके, इसीलिए अपन उसको पढ़ रहे हैं। और फिर है
इंसेटिव टेक्निक्स, यानी कि बच्चे को कुछ भी अच्छा करने पर शाबाशी देना, इनाम देना, ताली बजवाना, ये ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं अपन। इंसेटिव देके उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन के टेक्निक्स का एक ट्राइंगल था। अब इंग्लिश रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक्स शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब अपन कक्षा में जो भी पढ़ा रहे हैं, अपन ने जो भी सिलेक्शन किया है वो बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार ही होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के वो उस सिलेक्शन को, हमारे कितनी भी मेहनत होगी उसको वो नहीं समझ पाएगा जब तक कि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। इसलिए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी टेक्स्ट बुक का या मटेरियल का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये तो आज की हमारी क्लास हो चुकी है इस प्रिंसिपल के साथ ही। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो बचेंगे वो अपन एक क्लास और लेंगे इसकी, तो उसमें सारे प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सभी साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा पूरा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।